वज़ारत उज़्मा की सीट पे मोदी जी के अलावा किसी और का नाम कंसीडर किया जा सके? नो, 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 क्योंकि 240 अगर एमपीज़ लेकर के वज़ारत उज़्मा किसी और को देनी है, तो बीजेपी ऑपोज़िशन में बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यूपी में एक बड़ा झटका लगा है, 30 के आस-पास सीट्स लूज़ की है। बीजेपी अपने दम पर 272 नहीं पहुँची है। ये बीजेपी के लिए एक सबक होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज इलेक्शंस। एक छोटे लीडर ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, वो भी 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से। ये एक बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। जो अलायंस 294 पर है, उसको हारा हुआ बोला जा रहा है, और जो अलायंस 100 पर पहुंचे, जो पार्टी 100 पर पहुंची है, वो अपने आप को जीता हुआ बता रही है। नोएडा में जो वोटिंग हुई, वहां पर जो कैंडिडेट थे नोएडा में, डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने बोला मुझे मोदी के नाम पर वोट दीजिए। उन्होंने मोदी के नाम पे वोट मांगी। वो 5 लाख वोट से जीते। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज फ्रॉम न्यू डिजिटल। और आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत में इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एक बड़ा अपसेट भी देखने को आया। जो हुक्मरान जमात थी 400 से जायद सीट्स एक्सपेक्ट कर रही थी और उस हवाले से बहुत से पोल्स भी हो चुके थे, लेकिन देखा गया कि बहुत कम सीट्स जो है वो बीजेपी को मिली और एक बहुत बड़ा अपसेट जो है वो इसको माना जा रहा है। ऑपोजिशन जो अलायंस थी उसका डबल जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत जो है वो रिजल्ट्स आए हैं और हुक्मरान जमात 60 से ज़ायद नशिस्तें खो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ रोहित शर्मा मौजूद हैं, भारत से पत्रकार हैं और बड़े सीनियर एनालिस्ट भी हैं। जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं भारत के इलेक्शंस के नताइज को, क्या शफाफ हुए, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई अपसेट है या यही एक्सपेक्टेशंस थी। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। देखिए, एक चीज़ तो है कि बीजेपी हाफ ए मार्क इज़ 272, 272 जो सीट्स हैं वो हाफ ए मार्क, और बीजेपी अपने दम पर 272 नहीं पहुंची है। ये तो बहुत क्लियर है। हालांकि बीजेपी का जो अलायंस था वो 272 क्रॉस कर गया, वो 295 के आसपास है। अब ऑपोजिशन में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन थी, आज भी है। पहले 54 सीट्स थी, आज 99 है उनके पास, तो वो लगभग डबल कर गए हैं। ऑपोजिशन का अलायंस 237 पर है। अब इसमें जीत किसकी और हार किसकी, बड़ा अच्छा इलेक्शन रहा है। और जो पार्टी 240 पे पहुंची है, जो अलायंस 294 पर है, उसको हारा हुआ बोला जा रहा है, और जो अलायंस 100 पर पहुंचे, जो पार्टी 100 पर पहुंची है, वो अपने आप को जीता हुआ बता रही है। जो वो अलायंस 237 पे बैठा है अभी तक, तो वो जीत का वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए। हाँ, बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, लेकिन ये सेटबैक ऐसे ही नहीं है। इस सेटबैक के पीछे जो रीजन बताया जा रहा है, वो बीजेपी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। कहीं ना कहीं राजस्थान की जो फॉर्मर सीएम थी वसुंधरा राजे, उनके साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाई, सेंट्रल लीडरशिप यानी कि मोदी एंड अमित शाह। तो राजस्थान में दे हैड टू लूज अराउंड 15 सीट्स, 14 सीट्स के आसपास। दूसरा, यूपी में एक बड़ा झटका लगा है, 30 के आसपास सीट्स लूज की है। तो बताया ये जा रहा है कि अमित शाह और योगी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी। सिर्फ बीजेपी, इसमें बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। ठीक है। अच्छा रोहित, हमने देखा कि इस मर्तबा जो ऑपोजिशन अलायंस था, उनकी जो एक कैंपेन का हिस्सा था, वो नौजवानों की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं भारतीय नौजवानों की, उनकी बात कर रहे थे। लेकिन कंपैरेटिवली बीजेपी कुछ एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही थी। अयोध्या की अगर हम बात करें, जहाँ पे बाकायदा एक मस्जिद को ढाकर मंदिर की तामीर की गई थी, इस उम्मीद से कि एक हिंदुत्वा सोच रखने वाला या मजहबी एक्सट्रीम जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा मोदी जी को वोट देगा। लेकिन ऐसा अब बहुत सारे मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कमी ये जाहिर करती है कि भारत का नौजवान, भारत जो कि एक डेमोक्रेसी का अलमबरदार समझा जाता था, वो डेमोक्रेसी चाहता है, इंतहा पसंदी नहीं चाहता है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स दूसरी भी मौजूद हैं कि जहां जहां एक्सट्रीमिज्म की बेस पे वोट लेने की कोशिश की गई, वहां पे अपसेट देखने को मिला है, और अयोध्या जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है। अयोध्या, ये देखिए, अयोध्या एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उसका नाम है फैजाबाद। ठीक है, अयोध्या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही फैजाबाद के नाम से चलती है। फैजाबाद के नाम से ही रेलवे स्टेशन भी है उनका, तो वो फैजाबाद है।
अब फैजाबाद एक मुस्लिम एरिया भी है, ठीक है, वहां पर मुस्लिम्स भी एक साइजेबल चंक में है, ठीक है। अब जहां तक बात आती है अयोध्या, ये लोग 2 बार से जीत रहे थे। वापस मैं ले जाऊंगा योगी और अमित शाह के कॉन्फ्रंटेशन पे। यहाँ पर भी योगी अमित शाह कॉन्फ्रंटेशन सामने आई। फैजाबाद ही नहीं, अमेठी देखें तो अमेठी जहां पर राहुल गांधी को पिछली बार स्मृति ईरानी ने हरा दिया, वहां पर इस बार एक छोटे लीडर ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, वो भी 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से। तो वो भी राहुल गांधी के एक बहुत जूनियर लीडर को। तो ये समझने वाली बात है, अगर अमित शाह और योगी का कन्फ्रंटेशन नहीं होता तो यहाँ बहुत फायदा था, करीब 20 सीट्स का फायदा होता। दूसरी चीज गर्मी, ये एक बहुत क्लियर चीज है कि बीजेपी का जो वोटर है वो मिडिल क्लास वोटर है, या फिर ये बोलिए कि अर्बन मिडिल क्लास वोटर जिसे बोला जाता है, वो एक चंक है, बड़ा चंक है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता वोटिंग के लिए। ये बात इस चीज से क्लियर होती है कि 20 अप्रैल में जो वोटिंग हुई नोएडा, दिल्ली के पड़ोस में, दिल्ली के करीब नोएडा में जो वोटिंग हुई, वहां पर जो कैंडिडेट थे नोएडा में, डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने बोला मुझे मोदी के नाम पर वोट दीजिए। उन्होंने मोदी के नाम पे वोट मांगी। वो 5 लाख वोट से जीते। मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीते जिनके नाम पे वोट मांगी जा रही थी। और पूरे कंट्री में मोदी के नाम पे वोट मांगी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला कि आप एक एक वोट मुझे दे रहे हो। तो गर्मी फैक्टर थी प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लास्ट बोले 1 जनवरी को वोट डाले, गर्मी भी ज्यादा थी, तो बीजेपी को यह बात पता होनी चाहिए थी कि ज्यादा गर्मी में वोटिंग हमें नहीं करवानी है। क्यों करवाई गई? बीजेपी हैड नोन इट। बीजेपी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इस बार बीजेपी का वो कॉन्फिडेंस भी टूटा। एंड एक चीज कि ये बीजेपी के लिए एक सबक होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज इलेक्शंस। ठीक। अच्छा, रोहित ये भी बताइएगा कि रीसेंट इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हमने भारत से द डिक्टेटर की आवाज़ भी सुनी। मोदी जी को डिक्टेटर से तशबीह दी जा रही थी कि वो अब एक डेमोक्रेटिक रियासत की तरफ नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और ये भी कुछ जो है वो मुबस्सिरीन कह रहे थे कि अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाती तो अब इन्होंने भारत के कानून को हिंदुत्व के ज़ेरे असर लेके आना था। आपको क्या लगता है कि अब जब की अक्सरियत नहीं मिली तो दूसरी जमातें जो इनका इत्तेहाद है, क्या वो भी इसी सोच की हामिल है या फिर जो है वो एक दोबारा डेमोक्रेसी साइड पे लेके जाएंगे और एक वो जो भगवान का दर्जा देने की कोशिश की जा रही थी मोदी जी को, इसमें थोड़ी कमी आएगी? देखिए, एक चीज होती है इम्पॉसिबल और वही है ये। इंडिया के कानून में सेक्युलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इसमें कोई भी चीज नॉन सेक्युलर हो ही नहीं सकती। और उसको चेंज करना, प्रीएम्बल को चेंज करना कितना मुश्किल काम है कि 2/3 मेजोरिटी से आप पार्लियामेंट से पास कीजिए। प्लस अब हमारे पास 28 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी में अभी एक दो यूनियन टेरिटरीज में अभी हमारे पास लेजिस्लेचर है। और जम्मू एंड कश्मीर में अभी लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन आ जाएगी, हो सकता है स्टेट भी बन जाए दोबारा। तो 28 स्टेट्स में हमारे पास लेजिस्लेचर है जहां पे 2/3 मेजोरिटी से भी पास करना पड़ेगा उसे। दैट इज इम्पॉसिबल। तो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का तो पास चेंज होना इम्पॉसिबल है। इंडिया के सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक दहशत की ओर या हार्डलाइनर्स की ओर लेके जा रहे थे, तो पिछली 2 बार तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐसा मुझे तो कोई वो दिखा नहीं, कोई भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मोदी का जिसमें कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं पे भी ऐसा काम किया हो कि वो हार्डलाइनर्स की ओर। इस बार इनफैक्ट एक ऐसी अभी सामने एक वीडियो हमारे सामने आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई यूपी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक गांव में 3000 वोट्स थे और बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही अपनी स्कीम के थ्रू वहां पे 300 से ज्यादा घर बनवाए। मुस्लिम्स हैं सारे के सारे, 3000 जो वोट्स हैं सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। और 3000 घर बना के मुसलमानों को ही दिए, लेकिन बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला उस एरिया से। राइट, तो ये भी हुआ है। बीजेपी ने मुस्लिम्स का भी डेवलपमेंट किया। अगर उस गांव में जहाँ पे 3000 वोट्स हैं वहां पे 300 घर बना के दिए हैं तो इट इज अ बिग डील, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब ये चीज
वहां से एक भी वोट नहीं मिला, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी, जैसे वोट देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन इससे ये तो प्रूव होता है कि मुस्लिम्स के लिए भी किया जा रहा था काम और अब भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो जहां तक बात ये, या प्लीज। सो डू यू थिंक कि आप जो मोदी जी की या बीजेपी की ऑपोजिशन जमाते हैं वो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करके इस्तेमाल कर रही हैं कि मोदी शायद एंटी माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने एक बयान सुना होगा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी, मोदी जी की का जुमला चलवा दिया गया कि जी पहना देंगे, और फिर उसको ऑपोजिशन ने खूब जो है वो इस्तेमाल भी किया। और उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा कि मोदी जी का बयान कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मैं उतारा गया हूँ, ये चीजें एक्सट्रीमिस्ट दिखाने की कोशिश की गई, कोई प्रोपेगेंडा है क्या? देखिए, एक चीज समझिए कि इलेक्शन के टाइम पे जो बोला जाता है वो पाकिस्तान में भी बोला जाता है। क्या पाकिस्तान की जी गवर्नमेंट जी ने या जी पाकिस्तान जी की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उस पर कोई रिएक्शन दिया था? कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। पाकिस्तान को भी पता है कि ये सारा का सारा अभी वो है, ये सारे के सारे इलेक्शन के गेमिक्स हैं और उसे होने दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस ये इलेक्शन का था, वैसे भी इलेक्शन के टाइम पे तो पाकिस्तान में भी बोला गया था कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, कितने डाल दिए मुझे तो आज तक नहीं देखा एक भी। तो ठीक है, ये सब ये इलेक्शन गेमिक्स हैं और ये होते रहते हैं, इसमें डोंट यू डोंट नीड टू टेक इट सीरियसली। ठीक है। अच्छा, इस इलेक्शंस के बाद क्या आप देखते हैं जो आने वाली हुकूमत होगी, स्पेशली जो बीजेपी के लिए, क्या मुश्किल टाइम होगा या फिर अलायंस जो है वो मुकम्मल तौर पर साथ देने वाली है? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी वजारतें भी देनी पड़ सकती हैं, और हर वक्त ये धड़का लगा रहेगा कि आज हुकूमत उल्टा देंगे, आज इत्तेहादी छोड़ देंगे, जैसे कि दूसरे ममालिक में भी ये देखा गया। बड़ी-बड़ी वज़ारतें तो माँगी जा ही रही हैं, डिफेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों माँग ली हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने अभी नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, वो डिप्टी सीएम की पोस्ट माँग रहे हैं। बहुत सारा अभी मतलब डिमांड्स तो आ ही गई हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज रिज़ाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इज़ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नाउ, और अब 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ एक कैबिनेट ओथ लेगी, तो पीछे-पीछे बातचीत चल रही होगी चंद्रबाबू नायडू की भी और नीतीश कुमार की भी और बाकी अलायंस पार्टनर्स की भी, कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। लेकिन ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके, या वही अमित शाह हैं जिन्होंने बहुत सारी चलती हुई गवर्नमेंट्स के एमएलए तोड़ करके और गवर्नमेंट अपनी बनाई थी। तो अभी 30 एमएलए का शॉर्टफॉल है, 32 एमएलए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ये लोग कुछ छोटी पार्टीज के एमपीज अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, अपनी पार्टी में ला सकते हैं। और ये मतलब आप तो बोले कि मैं अगर मोदी और अमित शाह को सिखा रहा हूँ कि दूसरी पार्टी के एमएलए खरीद लेना, तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, वो पहले से जानते हैं। तो पहले से ये सीखे टैलेंट होंगे। उनके अंदर पहले से सीखे, ये टैलेंट उनके इज अंदर देयर पहले से है, या और ठीक है, वो कर सकते इज हैं देयर काम। एनी चांस कि वजारत उज़्मा की सीट पे मोदी जी के अलावा किसी और का नाम कंसीडर किया जा सके? नो नो नो, क्योंकि 240 अगर एमपीज लेकर के वजारत उज़्मा किसी और को देनी है तो बीजेपी ऑपोजिशन में बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नई हुकूमत जो आती है और इत्तेहादियों की वजह से कोई फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीली आएगी या ऐसे ही चलेगा? नहीं, फॉरेन पॉलिसी जब भी आप देखें, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की हो या इंडिया, फॉरेन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होती है। ये हम लोगों ने देखा तो नहीं है। एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद किया था इमरान खान ने, और उसके बाद से आपके 2 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके, फिर शहबाज शरीफ आए इमरान खान के बाद, फिर उसके बाद एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आए 6 महीने के आसपास, फिर दोबारा शहबाज शरीफ आ गए। तो ये 2 प्राइम मिनिस्टर्स में से किसी ने भी अगर इंडिया से ट्रेड दोबारा स्टार्ट किया हो तो मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता। और इंडिया भी मनमोहन सिंह के टाइम से हमारे पास 2 बार तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आ चुके, या अमेरिका में तो गवर्नमेंट्स चेंज होती रही हैं। वी हैव सीन 3 गवर्नमेंट्स इन द पास्ट 10 इयर्स, सो 3 प्रेसिडेंट्स इन द पास्ट 10 इयर्स। तो उधर भी ऐसा तो नहीं है कि उनकी पॉलिसी चेंज हुई हो। तो फॉरेन पॉलिसी कभी भी किसी भी कंट्री की चेंज नहीं होती, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अपने मफादात पे बनी होती है, और एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, बहुत सारे डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं, वो बनाते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो सिर्फ उस पर हाँ कर देते हैं, ओके डन, नथिंग एल्स। क्योंकि हमारे ज़्यादातर लीडर्स जो हैं उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, ज़ीरो। तो इसलिए वो सीधे सीधे डिप्लोमेट्स की बात मानते हैं, इसलिए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। रोहित साहब हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय इलेक्शंस पर बात कर रहे थे, जो कि हमने देखा कि एक बड़ा अपसेट की सूरत में नताइज सामने आए। लेट्स सी हुकूमत बनती है, मोदी जी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल उनके पास अक्सरियत ज़रूर मौजूद है, चाहे गुज़िश्ता टेन्योर की निस्बत कम ही क्यों ना हो।